यशा ने हैरानी से पूछा, क्या? तो धीर ने कहा, हाँ यशा, ये सच है। मैं एक रॉ एजेंट हूँ और ये बात आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इसके आगे फैसला आपका होगा कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहेंगी जिसके एक पल का भरोसा नहीं। ये सुन कहीं ना कहीं यशा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, आपको सच में लगा ये जानने के बाद मैं आपसे शादी करने से इनकार कर दूंगी? तो धीर, आप भी सुन लीजिए, मैं तो खुश हूँ कि मेरा हमसफर अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो आई सैल्यूट यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। यशा की बात सुन धीर मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं आज घर पे कोई नहीं था, इसलिए काजल वहीं दरवाजे के पास खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तकरीबन आधा घंटा हो गया था खड़े हुए और उससे अब रहा नहीं गया। तो उसने धीर को मैसेज कर दिया, भाई मैं ऊपर टेरेस पर जा रही हूँ, जब बात हो जाए तो कॉल कर लेना। और मैं आंखें बंद करके अभी दरवाजा खोल रही हूँ, तो बस दी को ही ऊपर भेज देना। मैसेज की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा, तो वो अलग हुए। धीर ने जब काजल का मैसेज देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर दोनों ही गेट की ओर बढ़ गए। काजल ने जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों उसे ही देख रहे थे। उसने सच में अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए थे, जिसे देख दोनों को हंसी आ गई। धीर ने कहा, काजू तू आंखें खोल सकती है? तो काजल ने पहले एक आंख से हाथ हटाया, फिर दूसरी से भी हटा दिया। वहीं धीर ने यशा से कहा, आप 2 मिनट जाइए, मुझे काजू से कुछ बात करनी है। इस पर यशा ने चौंकते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर ये काजल ने कभी मुझे तो काजू कहकर बुलाने नहीं दिया। आपको कैसे? इस पर धीर ने इतराते हुए कहा, हम हैं ही इतने प्यारे कि कोई भी पिघल जाए। काजल ने एक पल को उसे घूरा और फिर कहा, दी, भाई भी तो मेरे लिए आयुष भाई जैसे ही है ना। अब आप ज्यादा जलो मत और मैं भाई से बात करके आती हूँ। यशा ने अपना सर हिला दिया और नीचे चली गई। वहीं काजल ने उत्साहित होकर धीर से पूछा, क्या कहा दी ने? धीर ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, पहले तू ना या तो उन्हें भाभी कहना शुरू कर दे या फिर मुझे जीजू। ये फालतू में रिलेशन खराब मत कर। काजल को उसकी बात पे हंसी आ गई। फिर उसने कहा, बात तो सही है, कहीं दी अंगूठी पहनाने की बजाय राखी ना बांध दें आपको। इतना कह वो जोर से हंस दी। तो धीर ने उसे घूरा और कहा, बस बस, हाँ अब बोल के डिसाइड किया, भाभी या जीजू? अब देखिए हीरो भाई, आपको भाई कहे बिना दिन नहीं गुजरता, और दी को तो मैं अगर भाभी कहूँगी तो बहुत ओड़ लगेगा, इसलिए आपको मैं भाई ही कहूँगी और दी को दी ही। काजल ने बड़े ही स्टाइल से कहा। धीर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, तेरे मुंह से ये हीरो भाई सुनने को तो मैं कब से तरस रहा हूँ, और मेरे लिए तू सबसे पहले है। वैसे भी रिश्ते दिल से माने जाते हैं, कई बार सगे भाई बहन भी एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते, तो कभी अजनबी भी वो फर्ज निभा जाता है। इतना कह उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क गया। काजल ने उसका वो आंसू पोंछा और फिर कहा, जैसे हम, और उसके गले लग गई। धीर ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद वो अलग हुई और कहा, तो बताओ ना, क्या कहा दी ने? धीर ने पूछा, तुझे इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है जानने की? काजल ने कहा, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। तो धीर ने उसे कहा, तेरी दी ने कहा कि उन्हें तो मुझ पर गर्व है, अब खुश? काजल ने बस अपना सर हिला दिया और फिर धीर के गाल पर एक किस कर दी। तो धीर ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, काजू अब ये सब अच्छा नहीं लगता, तू छोटी बच्ची नहीं है ना बच्चे, अगर यशा ने देख लिया तो क्या सोचेगी वो? इस पर काजल ने छोटा सा मुंह बना लिया और कहा, सॉरी। धीर को उसका मायूस होना अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। तो काजल उसके गले लग गई और फिर कुछ देर बाद वो नीचे आई और यशा के साथ घर के लिए निकल गई। इधर धीर आज बहुत खुश था, आखिरकार उसके दिल से एक बोझ जो कम हो गया था। अगले दिन शाम का समय, सिंघानिया सदन हॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों और लाइटों से सजाया हुआ था। रंग बिरंगी लाइट्स और तरह तरह के फूल वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो हाल। और हो भी क्यों ना,
आज उनके घर की बेटी की सगाई जो है, एक स्टेज बना हुआ था जिसके पीछे दीवार पर एक दिल लगा हुआ था जिस पर दिशा लिखा हुआ था। उसके सामने ही एक सुंदर सा सोफा भी रखा हुआ था। कुछ राउंड टेबल्स लगी हुई थीं जिनके इर्द गिर्द कुर्सियां थीं मेहमानों के बैठने के लिए। हालांकि ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सगाई पे ज्यादा इकट्ठे हों, इसलिए मेन मेन रिश्तेदार ही इनवाइट किए गए थे। कुछ ही देर में धीर के घर वाले आ चुके थे और धीर उसकी नजरें तो बस यशा को ही ढूंढ रही थीं। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। धीर ने स्काई ब्लू कलर का सेमी ट्रेडिशनल कुर्ता और साथ में एक ब्लू पजामा पहना हुआ था। ऊपर से उसकी दिलकश मुस्कान, लड़कियां तो उसे ही घूर रही थीं। करण ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा और ऊपर से एक फ्लोरल डिजाइन वाली जैकेट पहनी हुई थी और बाल हमेशा की तरह सलीके से सेट किए हुए और कुछ लटें उसके माथे को चूम रही थीं। संभव भी कुछ कम नहीं था। उसने एक ब्लू कलर का सेमी ट्रेडिशनल जैकेट पहना हुआ था और साथ ही में एक ब्लू कलर का पजामा और पैरों में ब्लैक कलर के शूज। रिया का तो मर्डर करना चाहते हैं लगता है। अब चलते हैं लड़कियों पर। तो आरूही ने गोल्डन कलर का ब्लाउज और पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। आंखों में काजल, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स, एक हाथ में घड़ी, हल्का सा मेकअप और खुले बाल, कह ढा रही है बिल्कुल। और रिया, उसने साटन का डिजाइनिंग वाला ब्लाउज, साथ ही में साटन का ही ऑरेंज घेरे वाला लहंगा और ऑरेंज चुनरी, आंखों में काजल, कानों में बड़े बड़े झुमके, हल्का सा मेकअप और खुले बाल। ये भी कुछ कम नहीं है। पहले सब लोग आपस में मिले और फिर इधर उधर अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगे। संभव की तो मानो नजरें ही ठहर गई थी रिया पर। सबकी नजरों से बचते हुए वो धीरे से रिया के पास गया। उसके आंखों के किनारे से काजल निकाल उसके कान के पीछे एक नजर का काला टीका लगा दिया। रिया ने उसे हैरानी से देखा तो उसने धीरे से उसके कान में कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, और मुस्कुराते हुए चला गया। वहीं रिया बस उसे मुस्कुराते हुए जाते हुए देखती रही। सब बच्चे अभी तैयार हो रहे थे, इसलिए हॉल में सिर्फ बड़े ही थे। काजल ने यशा को तैयार कर दिया था। यशा ने स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज, स्काई ब्लू कलर का डिजाइनिंग वाला लहंगा, फ्लोरल डिजाइन की सेमी कलर की चुनरी, एक हाथ में स्काई ब्लू चूड़ियां, गले में छोटा सा नेकलेस, कानों में सुंदर से झुमके, आंखों में हल्का सा काजल, हल्का सा मेकअप और बालों का बन बनाया हुआ। तब वहीं कुछ लटें उसके चेहरे को चूम रही थीं। कुल मिलाकर वो एकदम किसी परी जैसी लग रही थी। काजल ने उसकी बलैयां लीं और फिर वो आयुष के कमरे में आई तो वहां का मंजर देख उसने अपना सर पीट लिया। कमरे में आयुष तौलिए में अपने क्लोसेट के सामने खड़ा था और क्लोसेट खाली था क्योंकि कपड़े तो आधे आयुष के पैरों में और बाकी के बेड पर पड़े थे और वो उन्हें घूर रहा था। काजल बड़बड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। बस एक यही आदत बुरी थी मेरे पुराने भाई में, वरना बाकी सब तो मस्त था, कपड़े पहनने तक नहीं आते। आयुष ने उससे कहा, काजू देखना, एक ढंग का कपड़ा नहीं है मेरे पास। काजल ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ये बताओ ये हुआ कैसे? कल तो आपका क्लोसेट सेट किया था मैंने। तो आयुष ने कहा, वो उसके बाद ना, मैंने एक फाइल ढूंढने के लिए क्लोसेट को छाना था, फिर उसके बाद मैंने कपड़े ऐसे ही रख दिए और अभी जब खोला तो आधे कपड़े पैरों में गिर गए, तो बाकी के ये रहे। उसने बेड की ओर देखते हुए कहा। काजल ने अपना सर हिलाया और फिर उसी ढेर में से एक कुर्ता पजामा निकाल उसे पकड़ा दिया और कहा, अब जल्दी से कपड़े पहन लीजिए नंगेश्वर जी, और हंसते हुए भाग ली। वहीं आयुष ने जल्दी से चेंज किया और तैयार होकर नीचे आ गया। आयुष ने एक ब्लैक कलर का कुर्ता, ब्लैक कलर का पजामा और साथ ही में एक डिजाइनर जैकेट पहनी थी। एकदम मस्त लग रहे थे ये भी। वो भी नीचे आया तो सबकी नजरें उस पे और उसकी आरूही पे ठहर गईं, पर फिर कुछ सोचकर उसने अपना सर झटक दिया। वो पहले करण से और संभव से मिला, फिर वो रिया के पास गया जो कि आरूही के साथ ही खड़ी थी। उसने रिया से बड़े प्यार से हेलो कहा तो रिया ने भी कहा, हेलो आयुष भाई। वहीं आरूही को ऐसे इग्नोर मार दिया जैसे वो वहां है ही नहीं। आरूही को उसका इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आयुष वापस लड़कों के पास आकर खड़ा हो गया। आरूही ने गुस्से से कहा, अकड़ू खड़ूस एक नंबर का। रिया ने पूछा, कौन दी,
किसके बारे में बात कर रहे हो? आरूही ने चिढ़कर कहा। वही तुम्हारा आयुष भाई, एक नंबर का अकड़ू है। तुमसे कितने प्यार से बात की और मुझे ऐसे इग्नोर मार दिया जैसे मैं हूं ही नहीं। मन करता है ना। उसके आगे के शब्द मुंह में ही रह गए जब उसने देखा कि सामने आयुष हाथ बांधे खड़ा उसे ही घूर रहा है। उसने हकलाते हुए कहा, बोबो मैं तो हाँ, मैं तो धीर भाई के लिए कह रही थी। तभी वहां पीछे से धीर की आवाज आई। क्या बोल रही थी तू मेरे बारे में? धीर को देख आरोही ने खुद से ही कहा, इन्हें भी अभी आना था। तो आयुष ने उसके मजे लेते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या कह रही थी? आरोही ने उसे घूर कर देखा और फिर धीर की आवाज से उसका ध्यान टूटा। बोलो ना, क्या कह रही थी? इस पर रिया ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, आप लोग इतनी इम्पोर्टेंस कैसे दे लेते हो खुद को? हमारे पास के कोई टॉपिक नहीं है जो आपके बारे में बात करें हम। तब तक काजल और अदिति भी वहां आ चुकी थी और लड़कियों की तरफ खड़ी थी। वहीं सार्थक भी आ चुका था। काजल ने वाइट कलर का ब्लाउज, वाइट कलर का लहंगा, डिजाइनर जैकेट पहनी हुई थी। आंखों में काजल, हल्का सा मेकअप, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स और खुले बाल। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति ने पिंक कलर का डिजाइनर ब्लाउज, सेम कलर का डिजाइनर लहंगा, ऑरेंज चुनरी, आंखों में काजल, कानों में सुंदर से झुमके और बालों का बन बनाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अदिति। सार्थक ने ग्रे कलर का कुर्ता और ग्रे कलर का पजामा, साथ ही में एक वाइट कलर की जैकेट पहनी हुई थी। ये भी कुछ कम नहीं लग रहे। धीर ने रिया की बात पर चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, तुम लड़कियों के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें। काजल ने भी आगे से कहा, तो क्या होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? लास्ट के शब्दों पर जोर देते हुए कहा। धीर अब अपनी काजू को कैसे कुछ कह सकता है, तो उसे चुप देख करण ने भी कमान संभालते हुए कहा, यही फालतू की इधर उधर की गॉसिप या फिर ये मेकअप की बातें, और क्या आता है तुम लोगों को? आरूही ने भी फिर आगे से कहा, अगर हम ये फालतू बातें करते हैं तो तुम लोग कौन सा देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ये बातें करते हो? तो संभव ने पूछा, अच्छा जी, लेकिन आपसे तो बेटर ही बातें करते हैं, क्यों सार्थक भाई? तो अभी तक चुप खड़े सार्थक ने भी हामी भर दी। इस पर अदिति ने कहा, हाँ हाँ, लड़कियों को रेटिंग्स देना या ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट की बातें करवा लो, और कुछ आता है? इतना कह सभी लड़कियां वहां से चली गईं और लड़के भी बस मुंह बनाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद काजल और अदिति यशा को लाए और उसे धीर के पास सोफे पर बिठा दिया। धीर की तो मानो नजरें ही थम गई थीं यशा पर। वहीं मनीष जी को और रागिनी जी की आंखें नम थीं, पर वो नम आंखों से ही मुस्कुरा रहे थे। काजल ने जब धीर को यशा को घूरता पाया तो उसने धीरे से उसके कान में कहा, हीरो भाई, दी आपकी ही होने वाली हैं, तो बाद में जी भर के ताड़ लेना। उसकी इस बात पर धीर झेप गया, पर फिर उसने एक नज़र काजल को घूरा तो वो भाग ली। कुछ औपचारिक रस्मों के बाद धीर और यशा ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी और उनकी सगाई की रस्म पूरी हो गई। फिर आई नाच गाने की बारी। तो ऐसे ही हंसते खेलते सगाई का फंक्शन बीत गया। अब सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके थे। कॉलेज में कभी कभार करण और काजल की बातें हो जाया करती थीं और इसी बीच उनके वाइवा भी शुरू होने वाले थे। कहीं भूल चुकी थी। इधर आरूही और आयुष में लड़ाइयाँ बहुत ही कम हो गई थीं। वहीं अब वो काफ़ी हद तक अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक रोज़ काजल कॉलेज में काम और पढ़ाई के कारण बहुत थक चुकी थी और काफ़ी स्ट्रेसेड भी थी। ऊपर से सामर्थ्य की कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी थी। इसलिए वो अपनी माँ को बताकर शाम के तकरीबन 7:30 बजे ऐसे ही घर से निकल गई और वो बहुत सी बातें सोचते हुए चली जा रही थी। इधर करण आज अपने किसी दोस्त के घर आया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसकी खबर पूछने आया था। उसका घर ज़्यादा कुछ दूरी पर नहीं था, इसलिए वो चलते हुए ही आ गया था। वो चलते चलते ही वापस जा रहा था कि एकदम से 4-5 गुंडों ने उस पर अटैक कर दिया। उसके पास हथियार थे, इसलिए करण अकेले उनका सामना नहीं कर पा रहा था। संयोग से काजल भी चलते चलते वहां आ चुकी थी। उसने जब ये मंजर देखा वो चौंक गई, साथ ही में उसे गुस्सा भी बहुत आया। वही तब तक
करण कमजोर पड़ चुका था क्योंकि उन लोगों ने उसे काफी चोट पहुंचा दी। काजल उनके पास गई। उसने गुस्से से एक को पीछे से खींचा और उसकी पीठ पे एक लात दे मारी और उसके हाथ में पकड़े डंडे को उसके सर पे दे मारा, जिससे वो निढाल सा गिर गया। एक को काजल ने पेट पे दबा के घूंसे मारे, वहीं दूसरे को भी उसने घुटने से उसके पेट पे दे मारा, जिससे वो नीचे गिर गए। चौथा तो उसका ये रूप देखकर ही भाग लिया। वहीं करण हैरानी से ये सब देख रहा था क्योंकि वो किसी प्रोफेशनल और ट्रेंड फाइटर की तरह उन्हें मार रही थी। काजल ने करण को सहारा दिया और फिर जब उसका ध्यान उसके माथे से निकल रहे खून पर गया तो उसने जल्दी से उसके माथे पर अपना रूमाल बांध दिया क्योंकि वो घर से काफी दूर आ चुकी थी। तो करण को ऐसी हालत में चल के ले जाना उसे ठीक नहीं लगा। तो उसने आयुष को फोन कर एड्रेस समझाया और फिर करण को संभालने लगी कि कुछ ही देर में करण कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया। कुछ ही देर में आयुष वहां पहुंच गया तो उन दोनों ने सहारा देकर करण को गाड़ी में लिटाया और फिर उसे सिंघानिया सदन ले आए। करण की हालत देख सब घबरा गए। सबसे पहले उसे रूम में लिटाया गया और फिर मनीष जी ने उसकी चोटों की ड्रेसिंग कर दी। उन्होंने निशांत जी को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया पर वहां आने से और टेंशन लेने से मना कर दिया। इधर काजल करण के पास ही बैठी थी। सब लोग सोने चले गए थे सिवाय काजल के। काजल को पता ही नहीं चला कब करण के पास बैठे ही उसकी आंख लग गई। इधर एक अंधेरे से कमरे में समर्थ बैठा था और जब उसे ये पता चला कि काजल ने करण को बचा लिया है तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, ये लड़की तो मेरे राह का पत्थर ही बन गई है। अब देखो तुम काजल सिंघानिया, सामर्थ्य से उलझने का अंजाम तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करके तुम्हें कमजोर करूंगा और फिर हराऊंगा। पहले तुम्हारी वो दोस्त और अब तुम। पर मैं भी गुरु खत्री हूँ, हारना मैंने कभी सीखा ही नहीं है। और फिर उसने किसी को फोन मिला दिया। वहीं सुबह जाकर करण की आंख खुली तो काजल को अपने पास पाकर वो चौंक गया। पर अगले ही पल वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा और फिर उसे कल रात की बातें याद आने लगी कि तभी हलचल से काजल की आंख खुली तो करण को जागता पाकर वो झट से उठ गई और उसने करण से पूछा, तुम ठीक हो ना? करण ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो काजल ने पहले घड़ी की ओर देखा जिसमें 7 बज रहे थे। उसने करण को आराम करने को कहा और फिर खुद अपने कमरे में तैयार होने आ गई। नीचे या उसने सबको करण के जागने के बारे में बताया तो सबने उससे उसका हालचाल पूछा और फिर उसकी तबीयत अब ठीक थी, इसलिए आयुष उसे घर छोड़ आया। कुछ ही दिनों में धीर और यशा की मेहंदी थी तो सब अब उसकी तैयारियों में जुट गए थे। आज यशा और धीर की मेहंदी थी और अब यशा को धीर के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। वहीं अब धीर को यशा की मेहंदी आज के आज देखनी थी और उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने काजल को फोन मिला दिया। काजल ने फोन उठाकर कहा, हाँ बोलिए हीरो भाई। तो धीर ने कहा, काजू वो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही काजल ने कहा, व्हाट्सअप चेक कर लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। अब बाय, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। धीर ने उसके कुछ कहने के पहले ही काजल ने फ़ोन रख दिया। वहीं धीर ने व्हाट्सअप चेक किया तो काजल ने उसे यशा की मेहंदी की फ़ोटो भेजी हुई थी, जिसे देख धीर मुस्कुरा दिया और कुछ देर उस फोटो को देखने के बाद सोने चला गया। अगले दिन संगीत का फंक्शन था और ये फंक्शन धीर के घर पे ऑर्गेनाइज किया गया था। सब लोग वहां पहुंच चुके थे। धीर और यशा को एक सोफे पे बिठाया हुआ था और बाकी सब लोग मस्ती कर रहे थे। ये फंक्शन उनके घर के लॉन में था। वहीं उनके घर के ठीक सामने वाला घर जो कि खाली था, उसकी छत पे एक इंसान खड़ा था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और फेस को भी मास्क से ढका हुआ था। उसने एक स्नैपर छत के बनेरे पे सेट की हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शार्प शूटर है और अभी किसी को शूट करने वाला है कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने ब्लूटूथ के द्वारा कॉल रिसीव किया तो उधर से सामर्थ्य की आवाज आई, ऑल सेट एलिस। एलिस ने कहा, यस बॉस। इस बात पे सामर्थ्य ने कहा, शूट हिम एज सून एज यू फाइंड हिम अलोन। एलिस ने ओके बॉस कह के फोन रख दिया। वहीं सामर्थ्य एक अंधेरे से कमरे में बैठा था। उसने फोन को घुमाते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो काजल सिंघानिया, अब होगा असली खेल शुरू, क्योंकि अगर वो बच गया तो भी मैं तुम्हें हरा दूंगा और नहीं बचा तो भी।
अब तुम्हें पता चलेगा गुरु खत्री से उलझने का नतीजा। इधर काजल को किसी का फोन आया तो काजल नंबर देख चौंक गई और एक साइड आकर बातें करने लगी। ये कॉल एजे का था। काजल ने कहा, हई केनापा अबाक पंगिल सिया। हेलो, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? ये उनकी कोड लैंग्वेज है। जब भी ये किसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ कोई इनकी बात सुन सकता है तो ये इस लैंग्वेज में बात करते हैं। उधर से एचजे ने कहा, नया पेंटिंग इम्पोर्टेंट काम है। काजल, काता बोलो। एचजे, गुरु खत्री अकान मेनिम बैग से स्योरनाक डालम फुंसी इट्टू। गुरु खत्री किसी को फंक्शन के दौरान मारने की प्लानिंग कर रहा है और शूटर तैनात हैं। काजल, अपा अकादय अंधा पाष्टी। क्या क्या तुम श्योर हो? एचजे, या हाँ। इतना सुन काजल ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और फिर खुद को नॉर्मल कर इधर उधर आयुष को ढूंढने लगी, क्योंकि वो धीर को नहीं बता सकती थी कि तभी काजल का ध्यान करण पे गया, जो कि मेन गेट के पास खड़ा था और अकेला था। उस पे गन का पॉइंट था और उसे देख काजल के पसीने छूट गए। उसने अपना थूक गटक लिया और उसका दिमाग काम करना बंद कर गया कि अचानक से उसका ध्यान उस शूटर पर गया जो कि ट्रिगर दबाने ही वाला था। काजल ने भागकर करण को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। वहीं अब तक गोली चल गई थी, इसलिए वो गोली सीधा आकर काजल के पेट में लगी और वो निढाल सी जमीन पे गिर गई। गोली चलने की आवाज़ से चारों ओर अफड़ा तफड़ी मच गई, जिससे कि किसी का ध्यान काजल पे नहीं गया। पर जब आयुष और धीर का ध्यान काजल पर गया तो वो सहम गए। दोनों ही भाग कर आए और काजल को जल्दी से उठा उन्होंने गाड़ी में लिटाया और करण को सबको बताने को कहे वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और ये सब इतनी जल्दी में हुआ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब आयुष और धीर काजल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो गोली की वजह से हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें फॉर्मेलिटीज में उलझाने लगे, इसलिए जल्दी से दोनों ने ही अपने आई कार्ड्स निकाले, रौबाले और उसे दिखा दिए तो वो हक्के बक्के रह गए। और जल्दी से उन्होंने काजल को ओटी में भेजा और बेस्ट सर्जन को इलाज के लिए जल्द से जल्द अरेंज करवाया गया। काजल का अंदर ऑपरेशन हो रहा था और आयुष और धीर के दिमाग में बस सामर्थ्य घूम रहा था। अब तक सब घर वाले भी आ चुके थे। करण को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी वजह से काजल को गोली लगी है। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए तो सब उनकी ओर बढ़ गए। डॉक्टर ने कहा, सी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, बट उन्हें होश में आने में अभी 12-13 घंटे लगेंगे ही। सो आप सबको अब घर चले जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग ही रह सकते हैं। उनकी इस बात पे सबने एक राहत की सांस ली और फिर आयुष और करण रुक गए और बाकी सब घर के लिए निकल गए, क्योंकि परसों हल्दी की रस्म भी थी और उसकी तैयारियां भी करनी थी। कल कॉलेज का फेस्ट था, पर अब काजल की हालत के कारण करण ने अपना और काजल दोनों का ही नाम कटवा दिया था सिंगिंग में से। रात के तकरीबन 12 बजे आयुष और करण एक साथ बेंच पर बैठे थे। जहां करण सो रहा था वहीं आयुष की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था और कुछ ऐसा ही हाल घर पे धीर का था। वो बस एकटक अपनी और काजल की फोटोज को देखे जा रहा था। वहीं आयुष की आंखों के सामने भी काजल के साथ बिताए पल घूम रहे थे। उसने अपना सर दीवार से टिका दिया और आंखें मूंद लीं और एक आंसू की धारा उसकी आंखों से बह चली। सुबह के तकरीबन 8 बजे काजल की आंख खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाकर चौंक गई। पर फिर जब उसे कल रात की बातें याद आने लगीं तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उसे ये डर सताने लगा कि अब वो करण को सामर्थ्य से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। इधर नर्स ने जब उसे जागता पाया तो पहले उसके कुछ चेकअप्स किए और फिर बाहर आयुष और करण को ये कहकर चली गई कि अब वो काजल से मिल सकते हैं। पहले आयुष काजल के कमरे में गया तो वो उसके पास कुर्सी पे बैठ गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब कैसी है तू काजू? इस बात पे काजल ने कहा, भाई मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आयुष ने कहा, बोल। काजल ने कहा, भाई वो अटैक गुरु खत्री ने करवाया था, पर मुझे मारने के लिए नहीं, करण को मारने के लिए। उसकी इस बात पे आयुष बुरी तरह चौंक गया। काजल ने उसे उस दिन की सारी बात बता दी तो आयुष ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। वो इतना कहकर जाने को हुआ तो काजल ने आयुष का हाथ पकड़ लिया और कहा,
भाई मैं करण को बता दूं? आयुष ने कहा। तुझे लगता है वो यकीन करेगा? एक तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और तू तो जानती ही है ना, चीफ ने बताया था कि करण उसके बहुत क्लोज है। काजल ने रुआंसे से स्वर में कहा। एक बार कोशिश करके देखें। इस बात पे आयुष ने प्यार से कहा। देख ले। तो काजल हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर आयुष बाहर आ गया। उसके आते ही करण अंदर की ओर चल दिया। करण अंदर आया तो काजल की हालत देख उसके कदम ठिठक गए। काजल ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। करण उसके पास आकर बैठ गया और पूछा, तुम ठीक हो? इस बात पे काजल ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो करण ने आगे कहा, मैंने फेस्ट से तुम्हारा और मेरा नाम हटवा दिया है। काजल ने हैरानी से पूछा, पर तुम्हारा क्यों? तो करण ने अपने दिल की बात छुपाते हुए कहा, वो शादी की तैयारियां करनी है ना, इसलिए। तो काजल ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बातें करने के बाद करण जाने को हुआ तो काजल ने उसे रोक लिया और बड़ी ही हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, करण तुम्हें क्या लगता है वो अटैक किसने करवाया होगा? इस बात पे करण ने कहा, तुम इस बारे में मत सोचो काजल, हम पता लगवा लेंगे। इस बात पे काजल ने कहा, अगर मैं कहूँ कि वो अटैक सामर्थ्य ने करवाया था तो? उसकी इस बात पे करण 2 मिनट को खामोशी से उसके चेहरे को ही देखता रहा, पर फिर उसने बेहद गुस्से में कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? भगवान जैसे हैं मेरे लिए मेरे भाई, आखिर वो मुझे या तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेंगे? काजल ने उसे समझाने के लिए कहा, करण मेरी बात सुनो। करण ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, तुम मेरी बात सुनो, मेरे भाई की जान बसती है मुझ में, आखिर वो ऐसे करेंगे ही क्यों? तो तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर रहेगा। इस बात पे काजल बुरी तरह से चौंक गई। वहीं बाहर खड़ा आयुष ये सब सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये उस गुरु खत्री की चाल थी। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? हमें जल्द ही उससे कैचअप करना होगा। और फिर वो काजल की कुछ दवाइयां लेने चला गया। वही करण बाहर आकर बेंच पर बैठ गया और उसने खुद से ही कहा, काजल सच में एक भाई सही थे, इसका मतलब। करण को आज सुबह की बातें याद आ गईं। फ्लैशबैक। सुबह के समय सामर्थ्य ने करण को एक होटल के कमरे में मिलने बुलाया था। करण वहां पहुंचा तो सामर्थ्य वहीं एक सोफे पर बैठा था। करण ने उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या भाई, आप घर पर आ जाते, यहाँ क्यों बुलाया? इस बात पे सामर्थ्य ने कहा, वो मैं शादी तक तो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा, सोचा अकेले में यहाँ तुझसे बात कर लूँ। करण ने कहा, क्या बात करनी थी भाई? सामर्थ्य ने कहा, तुझे पता है करण, तुझे ना मैंने अपने इन हाथों में खिलाया है, जान बसती है मेरी तुझ में, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे मैं। चल झूठा। ये सुन करण ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, भाई मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सामर्थ्य ने कहा, जानता हूँ। अच्छा एक बात पूछूं? करण ने कहा, पूछिए भाई। तो सामर्थ्य ने कहा, तू उस लड़की, वो क्या नाम था, काजल, हाँ उसे पसंद करता है ना? इस बात पे करण ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाँ भाई। इस बात पे अंदर ही अंदर सामर्थ्य को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने एक झूठी मुस्कान और झूठी नम आंखों के साथ कहा, करण उसके बारे में तुझे मुझे कुछ बताना है। करण ने सीरियस होकर पूछा, क्या भाई? सामर्थ्य ने कहा, पर तू शायद मुझ पे विश्वास नहीं करेगा, छोड़। इस बात पे करण ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप बोलो तो भाई, मैं आपके ऊपर यकीन ना करूं, हो सकता है क्या? इस बात पे सामर्थ्य ने सीरियस टोन में कहा, करण तुझे काजल ने कभी उसकी दोस्त रिधि के बारे में बताया है क्या? करण ने कहा, हाँ बताया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब तो सामर्थ्य ने हद ही कर दी। झूठे आंसू बहाने लगे साहब। उसने कहा, 2 साल पहले मैं रिधि से बहुत प्यार करता था। करण, जान थी वो मेरी, हम मुंबई में मिले थे, वो वहाँ पढ़ने आई थी और मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ गया था। इस बात पे करण हैरानी से उसे देखने लगा। तो सामर्थ्य ने आगे कहा, हाँ करण बहुत प्यार करता था रिधि से, पर शायद वो नहीं करती थी। पहले तो हम दोनों बहुत खुश थे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर फिर 1 साल बाद एक दिन मैंने उसे मेरे ही दोस्त के साथ देखा, वो और रिधि इतने करीब। बोलते हुए वो झूठ मूठ कर रोने लगा। वहीं करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने आगे कहा,
मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो तो मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। इसलिए मैं मुंबई छोड़ ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर मेरे जाने के बाद न जाने क्या हुआ, रिधि ने सुसाइड कर लिया। पर उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैंने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने सुसाइड किया। और इसलिए काजल को मैं नहीं पसंद, और इसी वजह से नफरत करती है वो मुझसे। करण, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। क्या पता काजल तुझे मुझसे दूर करने की कोशिश करे, वो भी हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करके। फिर करण के हाथ पे हाथ रखकर, मैं बस इतना चाहता हूँ करण, कि किसी और की बातों में आकर तुम मुझसे दूर ना हो जाए। बोल, तेरे लिए मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ या काजल? करण तो जैसे पूरी तरह से सदमे में था, पर फिर उसने खुद को संभाला और कहा, भाई काजल ऐसा नहीं करेगी, और अगर करने की कोशिश करेगी भी ना, तो मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। आप पे ही विश्वास करूँगा मैं। सामर्थ्य ने एक कुटिल मुस्कान के साथ करण को गले लगा लिया। करण के मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ से वो होश में आया। फ़ोन सरिता जी का था। उसने उनसे बात की और फिर घर के लिए निकल गया। वहीं काजल का मन बैठ गया था। जैसे करण के व्यवहार से 4 दिन बाद हल्दी का फंक्शन था, इसलिए काजल के जिद करने पर डॉक्टर ने उसे 2 दिन बाद ही छुट्टी दे दी थी। इस दौरान एक बार भी करण काजल से मिलने नहीं आया, जिसका काजल को बहुत बुरा लगा। और जब उस दिन की बात आयुष ने धीर को बताई, तो उसे भी काजल का करण से बात करना गलत लगा। आज हल्दी का फंक्शन था और काजल अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। काजल और आयुष दोनों ही धीर के घर उसकी जूठी हल्दी लेने आए हुए थे। वहीं अब तक धीर पूरी तरह से हल्दी से नहा चुका था। काजल और आयुष ने जूठी हल्दी ली और वो वापस जा रहे थे कि काजल को रिया ने बात करने के लिए रोक लिया। तो आयुष ने ये कहकर बाहर चला गया कि वो उसका वेट कर रहा है। काजल कुछ देर रिया से बात करने के बाद बाहर की ओर चल दी। वहीं गेट से करण फूलों की टोकरी लेकर आ रहा था और दोनों आपस में टकरा गए और फूल दोनों के ऊपर। जहां काजल करण को ही देख रही थी, वहीं करण ने एक नज़र उसे देखा और फिर टोकरी उठाकर चला गया। काजल को उसका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो रुआंसे से मुंह के साथ बाहर आ गई। धीर और यशा की हल्दी भी अच्छे से हो गई थी। अब 2 दिन बाद उनकी शादी और रिधि की एकेडमी की ओपनिंग थी। 2 दिन भी ऐसे ही बीत गए और आज धीर और यशा की शादी थी। पहले सुबह में शुभ मुहूर्त के दौरान रिधि की एकेडमी की ओपनिंग हुई, पर वहां करण मौजूद नहीं था। वो काजल को अवॉइड करना चाहता था, इसलिए बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया, जिस वजह से काजल और भी उदास हो गई। शाम को धीर और यशा की शादी भी खुशी खुशी हो गई, पर शादी के दौरान भी एक बार भी करण ने काजल से बात नहीं की। विदाई के समय यशा सबसे ज्यादा अपने बड़े पापा यानी कि मोहित जी के गले लगकर रोई। कुछ देर बाद मोहित जी ने यशा का हाथ धीर के हाथ में रख दिया और फिर वो गाड़ी में बैठकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल पड़े। मल्होत्रा हाउस में रागिनी जी ने पहले उनकी आरती की और फिर यशा ने दाहिने पैर से चावल का भरा कलश गिराया और फिर कुमकुम से अपने पैरों का निशान बनाते हुए उसने गृह प्रवेश किया। ऐसे ही रस्मों रिवाजों के साथ इनकी शादी पूरी हो गई। अब दोनों ही शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके थे। अगली सुबह यशा ने पहली रसोई की रस्म में खीर बनाई थी, जो कि सबको बहुत पसंद आई। सबने उसे गिफ्ट भी दिए और तारीफ भी बहुत की। अगले दिन होली थी और शादी के बाद पहली होली लड़की अपने मायके में मनाती है, इसलिए सब लोग कल सिंघानिया सदन जाने वाले थे। कॉलेज में आज करण काजल से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, जो कि अदिति अच्छे से नोटिस कर रही थी। क्लास के बाद सब लोग तो कैंटीन या फिर लाइब्रेरी चले गए। वहीं अदिति ने काजल को रोक लिया और उससे पूछा, क्या हो रहा है? करण तुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? काजल ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, पर फिर उसने अदिति को सारी बात बता ही दी, क्योंकि अदिति काजल के रॉ एजेंट होने की बात जानती थी। ये बात सुन अदिति ने कहा, काजल तुझे करण से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अब पता नहीं वो गुरु क्या करेगा। काजल ने बस अपना सर हिला दिया और फिर अदिति से कह वो कैंटीन चली गई। वहीं अदिति के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने खुद से ही कहा, करण को सच्चाई बताने का समय आ गया है लगता है। होली का दिन, सुबह का समय। सिंघानिया सदन में सारी तैयारियां हो चुकी थीं। बस इंतजार था तो मल्होत्रा फैमिली का।
कुछ ही देर में वो लोग आ गए और सबने उनका दिल से स्वागत किया। पहले पूजा की गई, फिर एस जी ने सबको टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में हर जगह गुलाल और रंग उड़ रहे थे। ये फंक्शन बाहर गार्डन में हो रहा था कि काजल को एक स्लिप एक बच्चा पकड़ाकर भाग गया। उसने उस स्लिप को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है काजल, प्लीज तुम्हारे घर के पास वाले दर्जी की दुकान के पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, करण। काजल ने इधर उधर देखा तो उसे करण नजर नहीं आया और ये सोचकर कि करण ही होगा, उसने अपना मुंह धोया और निकल पड़ी। वहीं करण तो यहाँ अदिति के घर उसके पास बैठा था। अदिति ने करण से पूछा, तुम क्यों काजल पे विश्वास नहीं कर रहे करण? तो करण ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्योंकि मेरे भाई ऐसा कर ही नहीं सकते और ये सब काजल बस बदला लेने के लिए कर रही है। अदिति ने हैरानी से पूछा, बदला? तो करण ने उसे सामर्थ्य की कही हुई सारी बातें बता दी। अदिति ने चौंक कर पूछा, बट तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये झूठी कहानी सुनाई और तुमने विश्वास कर लिया? करण, कुछ नहीं जानते तुम, तुम्हारा वो भाई एक नंबर का झूठा है। असली कहानी जाननी है क्या? मैं बताती हूँ तुम्हें। इतना कह अदिति ने कहना शुरू किया, मैं और काजल तो बचपन के दोस्त थे। मैं तकरीबन 7 साल की थी जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था। मैं और काजल एक साथ ही खेला करते थे। तभी कुछ दिनों बाद ही रिधि ने भी हमारी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट किया और वो भी हमारी दोस्त बन गई। काजल और रिधि बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। वक्त के साथ हमारी दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई, पर मैं तो बहुत ही कम अब उनके साथ खेला करती थी। लेकिन काजल और रिधि, इन दोनों की दोस्ती, इनका रिश्ता बहुत गहरा था। कुछ साल बाद रिधि ने एक एक्सीडेंट में अपने माँ और पापा को खो दिया। उसके चाचा चाची ने उसे अपने पास मुंबई बुला लिया और इसलिए वो मुंबई चली गई। फ्लैशबैक। रिधि के जाने के बाद काजल बहुत ही गुमसुम सी रहने लग गई थी। ये बदलाव अदिति अच्छे से समझ रही थी। एक दिन उसने रिधि को पूरी बात बता दी तो रिधि के समझाने पर काजल थोड़ी नॉर्मल हुई। वहीं मुंबई में सामर्थ्य ने रिधि के पापा की प्रॉपर्टी, जो कि रिधि के नाम थी, उसके लालच में उसने रिधि को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। पर रिधि को तो उससे सच्चा प्यार हो गया था। पर कुछ महीने बाद रिधि को सामर्थ्य के अंडरग्राउंड ड्रग डीलर और माफिया होने के बारे में पता चल गया। उसने सीधा काजल को कॉल लगाया और ये सब बताया, पर तभी सामर्थ्य ने उसे किडनैप करवा लिया, क्योंकि वो ये बात जान गया था कि रिधि उसकी सच्चाई जानती है। वहीं उस समय कॉल चल रहा था, इसलिए रिधि ने जल्दी से फ़ोन को एक सीक्रेट पॉकेट में डाल लिया था। उसके आदमियों ने उसे एक पुरानी सी फैक्ट्री में एक कुर्सी से बांध कर रखा था। कुछ ही देर में सामर्थ्य वहां आया। उसने रिधि के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ, तो तुम मेरी सच्चाई जानी गई? हाँ, पर अफसोस, तुम्हें सच को अपने अंदर लेकर ही मरना होगा। ओ बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी सच्चाई कोई नहीं जान सकता, और अगर जान जाए ना तो वो जी नहीं सकता। और इतना कह उसने रिद्धि की कुर्सी के इर्द गिर्द एक पेट्रोल का घेरा बना दिया और फिर माचिस की तीली जलाकर अलविदा कह उसने उसे आग लगा दी और वहां से सब चले गए। वहीं सामर्थ्य के जाते ही रिधि ने झट से अपना फोन बड़ी ही मुश्किल से निकाला और काजल, जो कि सब बातें सुन रही थी, उससे कहा, देख मीठी, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो जा रही हूँ, पर हाँ, तू अपना ख्याल रखना और हो सके तो इस गुरु खत्री को सजा जरूर दिलवाना। और हाँ, मेरे नाम से एक डांस एकेडमी खोल सके तो खोल देना। बाय मीठी। और इतना कहे उसने फ़ोन काट दिया और वो जलकर राख हो गई। वहीं काजल उसी दिन से प्यार से बेइंतहा नफरत करने लगी और उसका मकसद था रिधि का बदला। फ्लैशबैक एंड। इतना कह अदिति ने अपने आंसू पोंछे और फिर करण, जिसकी आंखें नम थीं, उससे कहा, नहीं विश्वास करना मत करो, पर मेरी काजल से प्यार करते हो, ये झूठे दावे मत करो। इतना सुन करण काजल को ढूंढते हुए वापस सिंघानिया सदन आ गया। इधर जिस समय करण अदिति से बात कर रहा था, तभी काजल उस जगह पहुंची तो वहां कोई नहीं था। काजल इधर उधर देख रही थी कि पीछे से सामर्थ्य ने काजल के सिर पे एक पत्थर से मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। सामर्थ्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर एक गाड़ी में लिटाते हुए कहा, अब तेरा काम तो खत्म करके ही रहूंगा मैं। इधर करण को
काजल कहीं नहीं मिल रही थी। उसने आयुष और धीर को बताया तो वो भी चौंक गए। फिर जल्दी से बड़ों को बता, तीनों उसे ढूंढने निकल पड़े। अचानक से करण को उस ब्रेसलेट की याद आई तो उसने झट से अपना फोन निकाल उसमें लोकेशन चेक किया तो लाल चोटी वाली पहाड़ी काल्पनिक नाम की लोकेशन शो हो रही थी। इधर लाल चोटी वाली पहाड़ी के शिखर पे सामर्थ काजल के चेहरे पर पानी डाल के उसे होश में लाया और फिर उसे वो पहाड़ी की चोटी पर ले आया। वहां से वो उसे धकेलने ही वाला था कि पीछे से करण की आवाज आई, भाई आप ये क्या कर रहे हो? सामर्थ पीछे मुड़ा तो वहां आयुष और धीर और करण खड़े थे। उन्हें देख सामर्थ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तो आ ही गया तू इसके पीछे, आज तू इसे मरता हुआ देखेगा अपने सामने। चल एक सच्चाई बताता हूँ तुझे, वो जो अटैक था ना मैंने ही करवाया था और ये सच्ची थी, पर अफसोस तू मेरी बातों में आ गया और इससे मुंह मोड़ लिया। सामर्थ ने काजल के माथे पर बंदूक तानी हुई थी, इस वजह से सब आगे नहीं बढ़ रहे थे। काजल ने उन तीनों को देख मुस्कुराकर कहा, भाई मेरा सफर यहीं तक का था, अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों को मत बताना कि उनकी एक काजू बुआ भी हुआ करती थी, यूं ही मेरी याद में तड़पेंगे। और करण करण ने काजल की ओर नम आंखों से देखा तो काजल ने आगे कहा, तुमने ना मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज कर दी है। तुम्हें पता है, अपने सीने की ओर इशारा करते हुए, ये दिल जो प्यार से बेइंतहा नफरत करता था, जिसे घिन आती थी ना मोहब्बत शब्द से ही, वो दिल तुमसे इश्क करने लगा, वो दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। और शायद तुम्हारी सजा यही है कि ये जानते हुए भी हम एक नहीं हो पाएंगे। मैं बस रिद्धि के बदले को पूरा करने के लिए जी रही थी और आज वो पूरा हो जाएगा। अलविदा। और इतना कहकर उसने सामर्थ्य को भी अपने साथ ही नीचे की ओर खींच लिया और दोनों ही उस खाई में कहीं खो गए। और धीर, आयुष और करण वहीं बहती आंखों से घुटनों के बल बैठ गए। संभव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, काजल ने सबको पूरा कर दिया, रिद्धि का बदला भी पूरा कर दिया। अगर कुछ अधूरा रह गया तो उसका और करण का प्यार, इनकी मोहब्बत पूरी होकर भी अधूरी रह गई। इजहार इश्क होने के बाद भी दोनों एक नहीं हो सके। आज 10 साल हो चुके थे काजल को गए हुए और अब करण धीर के साथ मिलकर अपने पापा का ही बिजनेस संभालता था और न जाने कितने ही बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड जीत चुका था वो। लेकिन अब वो पहले वाला करण कहीं खोसा गया था, ना वो मुस्कान ना वो शरारतें, बस था तो काजल का इंतजार। उसे आज भी ये गिल्ट था कि अगर वो उस समय काजल के साथ होता तो ये सब होता ही नहीं। वहीं धीर, निशांत जी और आयुष तीनों ने ही रॉ छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने रॉ की वजह से ही काजल को खोया है। काजल के जाने के बाद जैसे सबकी जिंदगी से खुशियां गुम हो गई थीं और उनका पता ही भूल गई थीं। अदिति, सार्थक और आयुष, आरोही की भी अब शादी हो चुकी थी। फिर संभव ने अपने सामने बैठी तकरीबन 8-9 साल की लड़की, जिसकी आंखों से भी बेइंतहा आंसू बह रहे थे, उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ओए तू क्यों रो रही है? उस बच्ची ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, जब दिल टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है। ये है दिसिता मल्होत्रा, धीर और यशा की बेटी, घर में पहली लड़की और सबकी लाडली। प्यार से सभी ने दिशा कहकर बुलाते हैं। संभव ने हैरानी से पूछा, तुझे पता है प्यार के बारे में? दिशा ने कहा, ओहो चाचू। इस बात पे संभव ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे कहा है ना कि मुझे चाचू मत बुलाया कर। दिशा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ रिया, और फिर आप चाचू तो रिश्ता बिगड़ता है ना आपका, है बुआ ना? संभव ने उसे घूरते हुए कहा, अब मैंने तुझे सुना दी ना ये कहानी दादी अम्मा, अब तो वो फोटो डिलीट कर दे। दिशा ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, हाँ हाँ कर दूंगी, पर पार्टनर आपने अब तक रिया बुआ से शादी क्यों नहीं की? संभव ने गंभीरता से कहा, मैंने करण से जिंदगी के हर कदम पे साथ देने का वादा किया था, तो जब वो अपनी खुशियों से दूर है, मैं अपनी खुशियों का हाथ कैसे थाम लूं? दिशा ने बात बदलते हुए कहा, पार्टनर आपके पास काजल चाची की कोई फोटो है क्या? संभव ने अपना सिर हिला दिया और फिर अपने फोन से काजल की एक फोटो निकालकर उसे थमा दी। उस फोटो में काजल किसी बात पर फोटो खींचने वाले को चिढ़ा रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी। दिशा ने वो फोटो देखते हुए कहा, वाह चाचू की चॉइस तो बहुत अच्छी है।
तभी पीछे से एक 6-7 साल के लड़के ने वो फोटो देखते हुए कहा, ये तो कियारा की दी की फोटो है, आपके पास कैसे? इस बात पे दिशा ने झट से उस बच्चे से कहा, तू जानता है एनियस, ये है आरुष सिंघानिया, आयुष और आरोही का बेटा। इसे दिशा प्यार से यस कहकर बुलाती है। आरुष ने कहा, हाँ जानता हूँ ना दी, ये टियारा की दी है। नाम था हाँ कियारा। क्या? दिशा ने हैरानी से एक नज़र संभव को देखा और फिर आरुष से झट से पूछा, कौन टियारा? आरुष ने कहा, दी आपको याद है मेरा डांस कंपटीशन हुआ था मुंबई में पिछले महीने? दिशा ने कहा, हाँ वही ना जिसमें तू सेकंड आया था। आरुष ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ वही, उसमें टियारा फर्स्ट आई थी, ये उसकी दी है, ये वहाँ उसके साथ आई थी। दिशा ने आगे पूछा, कहाँ से है टियारा? तो आरुष ने कहा, आगरा से। दिशा ने कहा, कॉल करना अपनी टियारा को। आरुष भाग के गया और आरोही जो कि यहाँ सबसे मिलने आई थी उससे उसका फ़ोन ले आया। आरुष फ़ोन दिशा के पास लाया और टियारा को कॉल कर स्पीकर पर रख दिया। उधर से टियारा की आवाज़ आई, हेलो बोलो सोना। इस बात पे संभव ने उसे हैरानी से देखा तो आरुष ने फ़ोन पे हाथ रख के उसे साइड करते हुए कहा, वो मुझे प्यार से सोना कहकर बुलाती है। और फिर टियारा से कहा, हाय क्यूटी। संभव ने मन ही मन कहा, इनकी उम्र में हमें इन नामों का मतलब तक नहीं पता था और ये एक दूसरे को इन नामों से बुला रहे हैं। दिशा के कहने पर आरुष ने टियारा से कहा, क्यूटी हम कल आगरा घूमने आ रहे हैं, तो क्या हम तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ सकते हैं? इस बात पर टियारा ने खुशी से कहा, सच्ची तुम हमारे घर आओगे? श्योर वाई नॉट, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ। फिर कुछ देर बातें करने के बाद उसने फ़ोन रखा तो उधर से टियारा ने एड्रेस सेंड भी कर दिया। दिशा ने उसे अभी किसी से कुछ भी ना कहने का कहे खेलने भेज दिया। फिर संभव ने कहा, पार्टनर कैसे भी करके चाचू को साथ लेकर जाना होगा। तो संभव ने कहा, तुझे लगता है ये हमारी ही काजल होगी और क्या वो मानेगा? इस बात पे दिशा ने पहले तो कुछ सोचकर कहा, ट्राई करने में क्या जाता है, और फिर बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, मैं कहूँगी तो पक्का मान जाएंगे। अब बस आप कल की फ़्लाइट की टिकट्स करवाओ और सब बड़ों से ये कह देंगे कि अभी वैकेशन चल रहा है तो हम चारों का मन किया इसलिए घूमने जा रहे हैं, सिंपल। संभव ने बस अपना सर हिला दिया। शाम का समय, करण अभी घर आकर फ्रेश होकर अपने रूम के बाथरूम से बाहर आया था कि दिशा उसके कमरे में आई और मायूसी शक्ल बनाकर बेड पर बैठ गई। करण ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना लैपटॉप उठाकर चेयर पर बैठकर काम करने लगा। दिशा ने उसे ऐसा करते देखा तो हैरान रह गई, पर फिर उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं उदास हूँ, और फिर से मुंह लटकाए बेड पर बैठ गई। उसकी इस हरकत पर करण मुस्कुरा दिया और उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और दिशा के पास आकर बैठ गया। उसने प्यार से पूछा, और हमारी गुड़िया उदास क्यों है? इस पर दिशा झट से उसकी तरफ मुंह करके बैठ गई और मासूमियत से बोली, चाचू मुझे कहीं घूमने जाना है। तो करण ने उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से कहा, तो कह दो अपने पापा को, और अगर नहीं मान रहे तो मैं बात करता हूँ ना। उसकी बात पे दिशा ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, पर मुझे घूमने आपके पार्टनर के और एस के साथ जाना है। ये सुन करण ने उदासी भरे स्वर में कहा, पर गुड़िया मुझे काम। उसकी बात को बीच में काटते हुए ही दिशा उठ खड़ी हुई और उसके सामने खड़े होकर मुंह फुलाकर कहा, काम काम काम, एक नंबर के काम पुलिस हो आप चाचू। उसकी बात पे करण ने हैरानी से पूछा, काम पुलिस? अरे काम चोर, मतलब काम ना करने वाला, और चोर का उल्टा होता है पुलिस, और आप हमेशा काम करते रहते हो इसलिए काम पुलिस। दिशा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा। उसकी बात पे करण को हंसी भी उतनी ही आ रही थी और प्यार भी। उसने मुस्कुराकर उसे अपने सामने किया और कहा, अच्छा ठीक है, बताओ मेरी गुड़िया को कहाँ जाना है? ये सुन दिशा की आंखों में चमक आ गई। उसने चहकते हुए कहा, आगरा, मुझे ताजमहल देखना है चाचू। करण ने कहा, ठीक है, मैं टिकट्स करवा लूँगा। दिशा ने कहा, अरे उसकी जरूरत नहीं है, पार्टनर ने ऑलरेडी कल की टिकट्स करवा दी हैं, सुबह निकलना है, आप पैकिंग कर लो। और इतना कह वो भागते हुए चली गई और करण ने अपना सर हिलाया और फिर पैकिंग करने लगा। दिशा ने सबसे बात की तो सब मान गए और अगली सुबह वो निकल पड़े। टियारा का घर एक
रेसिडेंशियल एरिया में था। ना तो घर ज़्यादा बड़ा था और न ही छोटा। बाहर से वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। पहले एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिससे थोड़ा आगे मेन गेट था। दोनों ओर घास उगाकर लॉन बनाया हुआ था और बीच में चलने के लिए रास्ता था। लॉन में कुछ फूल उगे हुए थे। उन्होंने मेन रोड की डोरबेल बजाई तो टियारा, जो कि घर पे अकेली थी, उसने दरवाज़ा खोला। आरुष को देख उसने स्माइल करते हुए उसे हेलो बोला, तो आरुष ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर टियारा ने सबको हेलो बोला और अंदर हॉल में लगे सोफों पे बिठाया। उसने कहा, वो मम्मी और दी मार्केट गए हैं, बस आते ही होंगे। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। और इतना कह वो किचन में चली गई। इस बात पे संभव ने अपने बगल में बैठी दिशा से कहा, जो कि अपनी आंखें घुमाकर पूरा घर देख रही थी। कुछ सीख उससे, वो भी तो तेरी उम्र की ही है ना, पर फिर भी कितने अच्छे से बात की और अब पानी लेने गई है। इस बात पे दिशा ने उसे घूर कर कहा, मैंने अभी फोटो डिलीट ही नहीं की है। इस बात पे संभव ने हैरानी से पूछा, क्या? तो दिशा ने कहा, हाँ। वहीं संभव को याद आने लगा कि कैसे 2 दिन पहले वो और दिशा पार्क में गए थे और वहां एक लड़की ने रोज देकर संभव को प्रपोज किया था। संभव ने उसे मना कर दिया था, पर दिशा ने उस लड़की की रोज देते हुए और संभव की मुस्कुराते हुए पिक खींच ली थी, जिसके दम पे दिशा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। करण को एक फ़ोन कॉल आया था और अंदर ठीक से आवाज़ न आने की वजह से वो बाहर बात करने आ गया था और वो उस छोटे दरवाजे की तरफ पीट कर बात कर रहा था कि तभी एक लड़की एक हाथ में एक लिफाफा पकड़े छोटे दरवाजे के पास अभी पहुंची ही थी और अंदर आई ही थी कि करण उस ओर मुड़ गया और उस लड़की को देख उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन ही छूट गया। वहीं वो लड़की के हाथ से भी लिफाफा छूट गया और उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे, जैसे कि वो किसी पहाड़ी पर खड़ी है। एक दृश्य था वो कैसे लड़के के गले लगी हुई है। एक दृश्य था उसने किसी लड़के की शर्ट को कस के पकड़ा हुआ है और वो उसके सीने से लगी हुई है। वहीं एक दृश्य था जिसमें कोई उसकी चोट पे दवाई लगा रहा था और वो उसे देख रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई और दोनों को तो जैसे पता ही नहीं चला। जहां करण की आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे, वहीं वो लड़की अपना सिर पकड़े खड़ी थी कि अचानक से साथ ही में बनी इस तरह की दुकान पे रेडियो पे गाना बजने लगा। ये गाना बिल्कुल करण के जज्बात बयान कर रहा था। उसके कदम अपने आप ही उस लड़की की ओर बढ़ने लगे कि एकदम से वो लड़की धड़ाम बेहोश होकर नीचे गिर गई। करण ने जल्दी से आगे बढ़ उसे गोद में उठा लिया। उसने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, काजल उठो, उठो काजल, मैं तुम्हें एक बार फिर नहीं खो सकता, प्लीज उठो। कि तभी एक तकरीबन ऐसा की उम्र की औरत, जो कि घर के अंदर ही आ रही थी, उन्होंने जब उसे ऐसे देखा तो करण से कहा, जल्दी से कियारा को अंदर लेकर चलिए। करण ने उनकी बात पे ज़्यादा गौर न करते हुए कियारा को अपनी बाहों में उठाया और अंदर ले आया। कियारा को ऐसे देख टियारा सहम गई और वहीं धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संभव, जो कि उनके पीछे जा रहा था, वह रुक गया और उसने टियारा के पास बैठकर उसके आंसू पोंछे और पूछा, बच्चे आप रो क्यों रही हो? तो टियारा ने मासूमियत से कहा, दीदा को क्या हो गया? इस पर संभव ने प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, आपकी दीदा स्ट्रांग है ना? इस पर टियारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो संभव ने कहा, बस, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? वो एकदम ठीक हैं, थोड़ी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होंगी, नॉर्मल हैं। चलो आप सब खेलो और मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ओके। इस बार टियारा ने मुस्कुराकर कहा, ओके। तो संभव मुस्कुराते हुए अंदर उस कमरे में आ गया जहां आरती जी, टियारा की माँ, कियारा को देख रही थी। वहीं संभव के आते ही करण उससे लिपट कर रो पड़ा। उसने कियारा की ओर देखते हुए सुबकते हुए कहा, संभव, ये मेरी काजल है ना? तो संभव ने उसे खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सब पता चल जाएगा, अभी तू शांत हो जा करण। उसकी बात मान करण थोड़ा शांत हुआ और उससे अलग हो कियारा को देखने लगा। कुछ देर बाद आरती जी ने करण और संभव का रुख किया और उनके पास उनसे पूछा, जी आप दोनों? तो संभव ने संजीदगी से कहा, जी हम आरुष के मामू हैं और आरुष टियारा का दोस्त है, यहाँ घूमने आए थे। तो आरुष ने जिद की
कि उसे टियारा से मिलना है तो ले आए। दोनों एक डांस कंपटीशन में मिले थे। आरती जी ने बस अपना सर हिला दिया। वहीं संभव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, जी ये कौन है? इस पर आरती जी ने कियारा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, ये मेरी क्यू है। भगवान ने इसे मुझे तोहफे के रूप में दिया था और साथ ही में खुशियां भी दे दी। इस पर करण ने कहा, ये क्यू नहीं है, ये काजल है, मेरी काजल। संभव ने उसे शांत रहने को कहा। वहीं आरती जी उन्हें हैरानी से देख रही थीं, तो संभव ने उन्हें 10 साल पहले की सारी बातें बता दी, जिसे सुन आरती जी धम से पास में ही एक कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने खोए से अंदाज में कहा, सही कहा आपने, शायद ये आपकी काजल ही है। ये सुन संभव और करण के चेहरे के हैरानी और खुशी दोनों के ही भाव झलक उठे। आरती जी ने कहा, 10 साल पहले ही मुझे कियारा मिली थी। फ्लैशबैक। 10 साल पहले उस पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती थी, जहां एक पत्थर से टक्कर होने की वजह से सामर्थ्य की मौत हो चुकी थी। वहीं काजल अभी भी मौत और जिंदगी के बीच की जंग लड़ रही थी। वो कहते हैं ना कि मौत भी इतनी आसानी से नसीब नहीं होती। कुछ वैसा ही हाल काजल का भी था। वो नदी के बहाव के संग बेहोश सी किसी बिना तैराक की नाव की तरह बहती जा रही थी कि एक लहर ने उसे किनारे तक पहुंचा दिया। वो बेहोश सी किनारे पर लेटी हुई थी कि नदी किनारे बैठी आरती जी की नज़र उस पे पड़ी। एक डॉक्टर होने के नाते वो भागकर उसके पास आईं और उसे जगाने की कोशिश करने लगीं, पर उसकी बेहोशी नहीं टूट रही थी, जिसके चलते उन्होंने जल्दी से कुछ लोगों की मदद ली जो आसपास ही थे और उसे पास ही में एक गांव के अस्पताल में ले आईं। वहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया तो पता चला कि सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। आरती जी को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। आरती जी यहाँ इस गांव में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर में दर्शन करने आई थीं। ये आगरा की ही रहने वाली हैं और एक एक्सीडेंट के चलते ही इन्होंने अपने पति, सास और ससुर को कुछ दिन पहले ही खोया था और माँ बाप के प्यार से तो ये बचपन से ही वंचित थीं। अब ये यहाँ बस आगरा में इन्होंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया था और इन्हें वो जॉब मिल जाए ये मांगने आई थीं। इनका मानना था कि जो हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते ना, इसलिए बस आगे के बारे में सोचो। काजल अभी बेहोश थी, इसलिए आरती जी उससे मिल नहीं सकती थीं। उन्हें अचानक से एक मेल आया और उसे पढ़कर वो चौंक भी गईं और खुश भी हो गईं। उन्हें आगरा के सबसे फेमस हॉस्पिटल इस्माइल प्लीज में ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट नौकरी मिल चुकी थी। उन्होंने मन ही मन कुछ ठाना और फिर डॉक्टर से परमिशन ले वो काजल से मिलने उसके कमरे में आईं, तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सामने पड़े खिचड़ी के बाउल में चमचा घुमाए जा रही थी। आरती जी उसके पास आकर बैठी तो उसने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं आरती हूँ। काजल ने फिर अपना सिर हिलाकर पूछा, आप जानते हो मैं कौन हूँ? इस पर आरती जी ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं जानती तो नहीं हूँ, पर हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम मेरे लकी चार्म की तरह मेरी जिंदगी में आई हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारी अपनी हुई। काजल ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, तो आप मुझे कोई नाम दे दीजिए ना। आरती जी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मेरे लिए लकी हो, इसलिए तुम्हारा नाम कियारा। ओके। तो काजल ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है। पर अगले ही पल उसने रुआं होकर पूछा, पर मैं रहूंगी कहाँ? इस पर आरती जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे साथ मेरे घर पे और कहाँ। इस बात पे काजल बहुत खुश हुई। कुछ दिन में काजल को डिस्चार्ज मिल गया और साथ ही में डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ भी दी, पर साथ ही में उन्होंने एक बात कही थी कि इनकी याददाश्त तभी वापस आ सकती है अगर कोई इंसान जो इनके पास्ट से बहुत ही डीपली जुड़ा हो वो इनके सामने आ जाए। ये कोई भी मेडिकल इलाज नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने अपनी ओर से ऐड किया है। काजल आरती जी के साथ आगरा में उनके घर पे बहुत खुश थी। कुछ दिन में आरती जी को पता चला कि टियारा उनके पेट में है, तो उनकी और काजल की एक्साइटमेंट और खुशी तो आसमान छू रही थी। ऐसे ही हंसते खेलते समय बीत गया और कब काजल उनके लिए उनके परिवार का हिस्सा बन गई उन्हें पता ही नहीं चला। फ्लैशबैक एंड। जहाँ ये सुन वो दोनों खुश थे, वहीं थोड़े दुखी भी
क्योंकि ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि अगर आरती जी काजल को ना मिलती तो आज वो किस हाल में होती, या होती भी या नहीं। ये सब सोचते हुए करण ठीक उनके बगल में बैठ गया और हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काजल को बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। इस बात पे आरती जी ने करण का हाथ नीचे किया और बड़े ही प्यार से कहा, वो मेरी क्यों भी है। बस अब ये सोचो कि जब वो होश में आएगी तो उसे सब कुछ याद होगा। ऐसा कंडीशन टेल्स, सामना कर लोगे उसका। ये सुन करण किसी गहरी सोच में डूब गया। वहीं आरती जी उसके कंधे पर हाथ रख, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ, ये कहाँ चली गई। करण अब एक टक बेहोश पड़ी काजल को देख रहा था और न जाने कब उसकी आंख लग गई। अचानक से काजल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। उसका सिर भारी हो रहा था और धीरे धीरे फिर वही पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, पर इस बार वो धुंधले नहीं थे, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह साफ थे। वो उठकर बैठ गई कि अचानक से उसकी नज़र अपने पास बैठे करण पे गई, जो कि कुर्सी से सर टिकाकर किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। एक पल को काजल चौंक गई, पर अगले ही पल उसके हाथ खुद ब खुद करण की ओर बढ़ गए। अब वो सीधी बैठी थी और प्यार से करण के बालों में हाथ घुमा रही थी और उसके मासूम चेहरे को निहार रही थी। अचानक से किसी का स्पर्श महसूस कर जब करण आंखें खोलने लगा तो काजल ने हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे हटाना चाहा, पर तब तक करण उसके हाथ को पकड़ चुका था। काजल ने एक नज़र उसे देखा और अपनी नजरें झुका लीं। वहीं करण एकटक उसे देख रहा था। अचानक से करण उठा और काजल के बगल में बैठ गया। उसने उसका हाथ अब अपने हाथों से कस के थाम लिया और बड़ी ही हिम्मत जुटाकर कहा, काजल। ये सुन काजल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उस एहसास को अपने अंदर समा रही हो। करण ने आगे कहा, मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। तो काजल ने अपनी आंखें खोलीं। नाराजगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी थी ही, पर शायद करण का प्यार और ये 10 साल की दूरियां उस पर हावी पड़ गया और काजल उसके सीने से लग गई। वहीं करण ने भी अपनी आंखें बंद कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे अगर वो थोड़ी सी भी ढील देगा तो काजल फिर उससे दूर भाग जाएगी। वहीं दिशा, जो करण के लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि वो जानती थी किसी और के कहने पर वो नहीं खाएगा, दरवाजे पे खड़ी ही मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। उसने जल्दी से खाना साइड में रखा और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाल पहले उन दोनों की एक फ़ोटो खींची, फिर उछलती हुई संभव के पास पहुंच गई, जो कि एक कमरे में सोने की तैयारियां कर रहा था। दिशा आते ही उसकी एक बाह से लटक गई और खुशी से पार्टनर पार्टनर कहने लगी, तो संभव ने उसे बेड पे बिठाया और कहा, क्या हुआ, क्यों फुदक रही हो। तो दिशा ने मुस्कुराकर कहा, चाची को होश आ गया और उन्होंने चाचू को माफ़ भी कर दिया। फिर उसने उसे सारी बात बताई तो संभव भी काफ़ी खुश हो गया। फिर उसने दिशा को सोने को कहा और खुद भी उसके बगल में लेट गया। करण और काजल कुछ देर में अलग हुए तो करण ने कहा, अब तुम आराम करो, परसों घर चलेंगे। इतना कह वो जाने को हुआ कि काजल ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ। तो काजल ने थोड़ी गंभीरता से कहा, तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या। इस बात पर करण उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने प्यार से कहा, इन आंखों को पढ़ नहीं पाई क्या अब तक। तो काजल ने फिर वैसे ही कहा, कई बार आंखें भी धोखा दे जाती हैं, इसलिए तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस पर करण ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, हाँ करता हूँ तुमसे प्यार, इतना कि 10 साल एक जिंदा लाश बनकर काटे हैं मैंने तुम्हारे इंतजार में। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इन 10 सालों में किसी और लड़की की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। इतना कि ये जानते हुए भी कि ये मेरी खामोशी मेरे परिवार वालों की, मेरे अपनों की आत्मा का गला घोट रही है, फिर भी चाहते हुए भी खुद को तुम्हारी यादों से आजाद कर उन्हें खुशियां नहीं दे सका। हाँ करता हूँ तुमसे प्यार, मैं इस हद तक कि तुम्हारे जाने के बाद भी एक एहसास था, एक फीलिंग थी कि तुम यहीं कहीं हो, नहीं गई हो मुझे छोड़कर और तुम वापस आओगी। देखो तुम आ भी गई, इससे भी बड़ा सबूत चाहिए क्या। कहते कहते ही करण की आंखों में नमी, अकेलेपन, दर्द और काजल के लिए बेइंतहा मोहब्बत ने जगह बना ली थी, जिसका एहसास काजल को भी था। उसने बस आगे बढ़कर
करण का चेहरा अपने हाथों से भरा और प्यार से उसके माथे को चूमकर कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे और जाके सो जाओ, जानती हूँ तब से जाग रहे होगे। इस बात पे करण हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। वहीं कुछ देर दरवाजे को देख काजल ने अपना सिर झटका और वो भी लेट गई। संभव को जब काफी देर तक नींद नहीं आई तो वो उठकर बाहर आ गया और गली में टहलने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ गया। उसने पीछे देखा तो पीछे काजल और उसके ठीक बगल में दिशा खड़ी थी। संभव ने दिशा को देख उसके सामने झुकते हुए कहा, बाहर क्या कर रही हो, जाओ जाकर सो जाओ। तो दिशा ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, आप भी तो आए हो ना। इस पर संभव ने थोड़ी सख्ती से कहा, मेरी बात अलग है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, जाकर सो जाओ दिशा। इस बात पे दिशा मुंह फुलाकर अंदर चली गई और संभव ने अपना सर हिला दिया कि उसे काजल का ध्यान आया। उसने काजल की ओर देखा तो काजल ने हाथ से ही उसे चलने का इशारा किया। संभव भी उसके साथ चल दिया। उसने चलते चलते ही कहा, कैसी हो? तो काजल ने नीचे देखते हुए कहा, इतने सालों बाद खुद से मिली हूँ, खुश हूँ और साथ में थोड़ी नर्वस भी। इस पर संभव ने कहा, नर्वस होना तो बनता है, बहुत कुछ बदल जो गया है इतने सालों में। काजल ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने सामने देखते हुए कहा, दिशा धीर भाई और यशा भाभी की बेटी और आयुष जीजू और आरोही दी का बेटा और दादू भी तो नहीं रहे। मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी, सॉरी। ये सुन काजल को हैरानी, दुख और खुशी सभी हुए। फिर उसने संभव की आंखों में छाए अजीब से खालीपन को देखते हुए थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, तुम और रिया? इस पर संभव ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, जब करण अपनी खुशियों से कोसों दूर था तो मैं कैसे अपनी खुशियों का हाथ थाम लेता। खैर सोने चलते हैं, काफी रात हो गई है। इतना कह वो वापस मुड़कर घर के अंदर चला गया। वहीं काजल कुछ देर वहीं खड़ी रही पर फिर वो भी वापस अंदर चली गई। अगले दिन वो लोग खूब घूमे फिरे और मस्ती भी की, पर आरती जी उनके साथ नहीं थी क्योंकि वो हॉस्पिटल गई हुई थी। अगले दिन वो लोग काजल को साथ लेकर चंडीगढ़ के लिए निकलने लगे तो आरती जी और टियारा एक बैग के साथ बाहर आईं और उन्होंने उन्हें बताया कि वो भी उनके साथ ही चलेंगी। उन दोनों की टिकट्स तत्काल में करवा लीं और वो सब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। वहीं आरुष को भी करण ने सब बता दिया था कि कैसे काजल उसकी बुआ है और ये जानकर वो बहुत खुश था। वहीं दिशा ने अपने खुरापाती दिमाग में कुछ सोचते हुए सबसे कहा, कोई भी घर पे किसी को नहीं बताएगा। फिर संभव से, पार्टनर आप ना घर पे फोन करके कहो कि दोनों फैमिलीज जब हम पहुंचे तो एक साथ दरवाजे पे खड़ी होनी चाहिए, कोई मिसिंग ना हो, उनके लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए उसने काजल की तरफ देखा तो संभव ने अपना सर हिला दिया और फिर घर में सबको फोन कर ये कह दिया। सब पहले तो हैरान हुए पर फिर वो करण के घर इकट्ठे ही हो गए। अब वो सब घर के बाहर खड़े थे और काजल को उन लोगों ने अपने पीछे छुपा लिया था और उन्हें लेने तो ड्राइवर ही आया था। करण ने आगे बढ़ डोरबेल बजाई तो सामने से रिया ने दरवाजा खोला। उसकी नज़र जब टियारा और आरती जी पे गई तो उसने करण से पूछा, ये कौन है भाई? तो उसने कहा, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, जब बाकी सबको भी बुला ले, मुझे सब यहाँ पे चाहिए। रिया ने सबको आवाज लगाई तो सब आकर दरवाजे पे खड़े हो गए और सरिता जी ने पूछा, क्या कब से सरप्राइज सरप्राइज कर रहे हो, बोलो भी अब। उनकी इस बात पे जहाँ करण मुस्कुरा दिया वहीं सबने उनकी बात पे हामी भरी। धीरे धीरे वो सब एक तरफ हो गए तो अब काजल अब उन सबके सामने खड़ी थी। सबको देख काजल की आंखों से एकाएक ही आंसू बह निकले। वो सबको जी भर के देख रही थी। वहीं काजल को देख सब एकदम से शौक हो गए। सबके एक्सप्रेशन अलग थे। जहाँ रिया ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ नम आंखों से उसे गले से लगा लिया था, वहीं मोहित जी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। नेहा जी ने भी 2 मिनट उसे देखने के बाद आगे बढ़ उसे गले लगा लिया था और उसके माथे को चूम लिया था। रागिनी जी और रवीश जी इस वक्त किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, इसलिए वो वहाँ नहीं थे। मनीष जी एक पेशेंट को देखने गए हुए थे और कशिश जी अपने भाई के पास गई हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। आरूही और यशा ने भी आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया था। मोहित जी ने भी अपने आप को संभाला
और आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। सरिता जी ने भी उसे गले से लगा लिया था। अब कोई बचा था तो आयुष, धीर और निशांत जी, वो तीनों तो जैसे बुत्ती बन गए थे। तीनों एकटक बहती आंखों से उसे देख रहे थे। करण ने ये देखा तो सबको अंदर जाने का इशारा किया और खुद भी काजल के कंधे पर हाथ रख अंदर चला गया। सब उसके साथ अंदर हो लिए और अब वहां एक गहरी शांति छा चुकी थी। काजल ने धीरे धीरे निशांत जी की ओर कदम बढ़ाए और उनके कंधे पर हाथ रख कहा, अंकल। निशांत जी तो जैसे नींद से जागे हों। उन्होंने झट से काजल को गले से लगा लिया और फिर अलग हो उसके सर पर हाथ रखकर कहा, कहाँ चली गई थी तू बच्चा? इस पर काजल ने कहा, कहीं नहीं गई थी मैं अंकल, और अब ना ही जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नज़र आयुष पे पड़ी, जो अभी भी सामने ही देख रहा था। निशांत जी ने उसकी नज़र का पीछा करते हुए आयुष को देखा तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर अंदर चले गए। अब काजल धीरे धीरे आयुष और धीर की ओर बढ़ने लगी। दोनों ही एक साथ खड़े थे। उसने उनके सामने खड़े होकर भर्राए गले से कहा, भाई। तो दोनों उसे देखने लगे और घुटनों के बल बैठकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। वहीं काजल भी घुटनों के बल बैठी और फिर दोनों के गले लग गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो अलग हुए तो धीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए नम आंखों से पूछा, कहाँ चली गई थी तू काजू? जानती है कितना मुश्किल था तेरे बिना रहना। क्यों क्यों छोड़कर चली गई थी हमें? इस पर काजल ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आपके दिल में तो थी ना मैं भाई, तो फिर कहाँ छोड़ के गई थी? और अब ये वायदा है, तब तक साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक ये सांसें नहीं थमें। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही आयुष ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और गुस्से से उसे देखते हुए कहा, खबरदार जो आगे से ऐसी बात सोची भी तो। काजल ने अपना सर हिला दिया और फिर उन दोनों को खड़ा करते हुए खुद भी खड़ी हो गई। उसने अंदर आते हुए ही दोनों को सब बता दिया था और कर्ण ने भी सबको सब बता दिया था। शाम को आयुष, आरूही, आरुष, नेहा जी, मोहित जी, आरती जी, टियारा और काजल सिंघानिया सदन के लिए निकल गए। अगली सुबह सिंघानिया सदन। काजल तकरीबन 9 बजे उठी तो पूरे घर में तैयारियां की जा रही थीं। कोई फूलों से घर को सजा रहा था तो कोई लाइटें लगा रहा था। नेहा जी और आरूही किचन में खाना बना रही थीं। उनके लाख मना करने के बावजूद भी आरती जी उनकी मदद कर रही थीं। आरुष और कियारा आरुष के रूम में खेल रहे थे। आयुष और मोहित जी फूल वाले से कुछ कह रहे थे। काजल सब कुछ हैरानी से देख रही थी। इसी बीच आयुष उसके पास से गुजरा तो उसने उसे रोककर पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? तो आयुष ने जल्दबाजी में कहा, काजू मैं बाद में बताता हूँ तुझे। और इतना कह वो आगे बढ़ गया। काजल ने आरूही के पास जाकर किचन की सेल पे बैठते हुए पूछा, भाभी आप तो बता दो क्या हो रहा है? तो आरूही ने उसके गाल पर हाथ रख के कहा, तेरी शादी हो रही है। ये सुन काजल जो पानी पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर आ गया। उसने हैरानी से कहा, क्या? आरूही ने भी अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ। काजल ने हैरानी से पूछा, किससे? आरूही ने कड़ाई से चीज बॉल निकालते हुए कहा, वो तो सरप्राइज है। अभी जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, वो आते ही होंगे। काजल तो बस हैरानी से आरूही को देख रही थी। जब आरूही ने उसे फिर से पुकारा तो वो होश में आई और कंफ्यूज्ड सी अपने कमरे में आ गई। वहीं काजल के जाने के बाद आयुष रसोई में आया और आरूही के पास सेल पे चढ़कर बैठ गया और उसे देखने लगा। तो आरूही ने इशारे से पूछा, क्या है? तो आयुष ने कुछ नहीं में अपना सर हिला दिया और फिर एक चीज बॉल उठाकर खानी चाहिए तो वो गर्म होने के कारण उसने तुरंत ही झटक दी। आरोही ने ये देख अपना सिर नामे हिला दिया और फिर एक चीज बॉल उठाकर उसे 2 टुकड़ों में बांटा और फिर फूंक मारकर उसने आयुष की ओर बढ़ा दिया। तो आयुष ने उसके हाथ से ही उसे प्यार से देखते हुए खा लिया। वहीं तभी पीछे से इन्हें देख रहे आरुष की आवाज आई, मम्मी आप तो इतने प्यार से कभी मुझे भी नहीं खिलाते। ये सुन जहां आरोही झेप गई और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, वहीं आयुष सेल्फ से उतरा और आरुष को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। उसने उसे पकड़ के अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए कहा, ज्यादा ही कुछ शैतान नहीं हो गया है तू? आरुष को तभी टियारा दिखी जो उसे देख हंस रही थी। उसने धीरे से कहा,
पापा छोड़ो ना, क्यों क्यूटी के सामने इज्जत का भाजीपाला कर रहे हो। इस बात पे आयुष ने उसे हैरानी से देखा। वहीं मोहित जी ने उसे आवाज दी तो वो आरुष को छोड़ उनके पास आ गया। वहीं आरुष त्यारा के पास आ गया और इधर कमरे में काजल को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। काजल बेमन से तैयार होकर बैठी थी, क्योंकि ना तो वो कुछ कह पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। इधर आरूही जब काजल को लेकर नीचे आई तो उसकी आंखें हैरानी में फैल गईं। सामने सारा मल्होत्रा परिवार था और सोफे पे करण बैठा था। काजल कुछ समझती उससे पहले ही आरूही ने उसे करण के बगल में बैठा दिया। काजल तो ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि सरिता जी ने कहा, भाई साहब हमें तो रिश्ता मंजूर है, आप काजल से पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पर काजल ने झट से कहा, नहीं आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी मुस्कुरा दिए। वहीं काजल ने झेप कर अपनी नजरें झुका लीं। कुछ पल बाद काजल के बगल में दिशा और करण के बगल में आरुष खड़ा था और दोनों के हाथ में एक रिंग का बॉक्स था। करण ने रिंग उठाई और फिर काजल की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो काजल ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। इस पर मुस्कुराते हुए करण ने उसके हाथ में रिंग पहना दी। तो उसके बाद काजल ने भी करण को रिंग पहना दी और सबने खूब तालियां बजाईं। कुछ देर बाद सब अपने अपने में खो चुके थे। कोई किसी से बात कर रहा था तो कोई किसी से, कि दिशा की आवाज से सबका ध्यान उस पर गया। उसने सबको रुकने को कहा और खुद आरुष को कुछ इशारा कर वो संभव के पास आ गई और उसे खींचते हुए लाकर बीच में खड़ा कर दिया। उधर से आरुष रिया को ले आया था। दिशा ने सबसे कहा, आज तो इन दोनों की सगाई हो जानी चाहिए। आखिर कितने सालों से सिर्फ करण चाचू के लिए पार्टनर ने कुछ नहीं कहा था। तो सब मुस्कुरा दिए। आखिर सब इस बात से वाकिफ जो थे, वो अलग बात थी कि कोई जताता नहीं था। संभव ने उसे घूर कर देखा तो दिशा ने अपने कंधे उचका दिए। वहीं निशांत जी ने आ गया रिया का हाथ संभव के हाथ में देते हुए, संभव के माता पिता की ओर देखते हुए, जिन्हें उन्होंने ही बुलाया था, कहा, आज से हमारी बेटी आपकी हुई भाई साहब। तो संभव के पापा महेंद्र जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने भी आगे बढ़कर रिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो हमारा सौभाग्य होगा भाई साहब। चलो कम से कम कोई तो अच्छा काम किया इस नालायक ने। तो सभी हंस दिए। वहीं संभव ने मुंह बना लिया और अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मम्मी। तो उसकी माँ सुभद्रा जी ने आगे बढ़कर कहा, अरे बेटा, तू तो हीरा है, ये क्या जाने तेरी कीमत। तो संभव ने अपने पापा को चिढ़ाया, जिस पे एक बार फिर चारों ओर हंसी गूंज गई। कुछ ही देर में संभव और रिया की भी सगाई हो चुकी थी और दोनों ही खुश थे और साथ ही खुश थे बाकी सब भी। एक साल बाद आज रिया की गोद भराई की रस्म थी। संभव का घर पूरा सजा हुआ था, चारों ओर रौनक थी। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ, कि इसी दौरान काजल ऊपर टेरेस पर जा रही थी कि किसी ने उसे पकड़कर कमरे में खींच लिया। ये कोई और नहीं, करण था। काजल ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, क्या है करण, छोड़ो ना, बहुत सारा काम पड़ा है। तो करण ने उस पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं, क्या हर वक्त काम काम, देखो ना, अब तो रिया की भी गोद भराई हो रही है, बस एक तुम ही बची। तो काजल के गाल शर्म से लाल हो उठे। वहीं उन्हें थोड़ी दूर से देख रही दिशा मुस्कुरा रही थी कि किसी ने उसे पीछे से खींचा। ये और कोई नहीं, संभव ही था। संभव ने उसे थोड़ी दूर ले जाकर कहा, ऐसे किसी का कपल सीन देखना गलत बात है दिशा। तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, पर वो मेरे चाचू चाची हैं। तो संभव ने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन वो एक कपल भी हैं। तो पहले तो दिशा ने मुंह बना लिया, पर फिर न जाने उसके मन में क्या आई। उसने गंभीरता से पूछा, जब आपका बेबी आ जाएगा पार्टनर, तो आप उसे ज़्यादा प्यार करोगे ना। इस पर संभव ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि दिशा के लिए वो इतना मायने रखता है और वो उसके लिए ऐसा भी सोचती है। उसने प्यार से उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या तुम्हारे पापा? तो दिशा ने कहा, आप। इस पर संभव ने कहा, इसका मतलब तुम मेरा बेबी हो? तो दिशा ने अपना सिर ना में हिला दिया। तो संभव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ और करता रहूँगा।
इस पर दिशा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। संभव ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लिया। साथ ही मुस्कुरा दी रिया, जो दूर से उन दोनों को देख रही थी, और मुस्कुरा दिया आरुष, जो अपने फ़ोन के कैमरे में ये पल रिकॉर्ड कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।